दोस्तों नमस्कार। जन विचार संवाद ग्रुप के साप्ताहिक आयोजन समय से संवाद में आपका स्वागत है। जन विचार संवाद ग्रुप 51,000 सदस्यों का फेसबुक का एक ग्रुप है, जिसमें फेसबुक पर लिखने वाले, सोशल मीडिया पर लिखने वाले, वीडियो ब्लॉगर, वो सारे लोग जो प्रतिरोध की आवाज बने हुए हैं, लगातार उस पर सक्रिय हैं। इसी सिलसिले में हम हर सप्ताह किसी ऐसी शख्सियत से बात करते हैं जो इस वक्त में, इस दौर में अपने काम से अपनी जगह रहते हुए समाज को बदलने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए प्रयास करते रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारे आज के मेहमान हैं थिएटर आर्टिस्ट, निर्देशक और लोक कलाकर्मी नीरज कुंदेर। नीरज, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रणाम मैम, बहुत बहुत खुश धन्यवाद। रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। आपके सर ने आपको प्यार भेजा है। नीरज नीरज मूलतः सीधी से हैं, इंदौर में पढ़े हैं और रंग कर्म कर रहे हैं। निर्देशक भी हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, लोक कला के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और बड़े आयोजन कर रहे हैं कला से संबंधित। एक्टिविस्ट भी हैं और छात्रवृत्तियां, सम्मान उन्हें मिली है और लगातार वो थिएटर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नीरज, सबसे पहला सवाल तो ये है कि इंदौर में पढ़ते हुए रंगमंच की तरफ कैसे जाना हुआ? क्योंकि मुझे लगता है कि इंदौर जो है वो वैसा मतलब रंगमंच के लिए वैसी भूमि नहीं है। जी जी, सही बोल रहे हैं आप। मैं बेसिकली मैं राइटर बनना चाहता था, कविताएं लिखता था स्कूल में। जब था 8वीं 9वीं से ही कविताएं लिखना प्रारंभ किया था और अरे कविता वाह। लिखते लिखते मेरे मन में आया था कि मैं फिल्मों में गाने लिखूंगा। और इंदौर जब गया तो गुजराती कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने। और गुजराती कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद यूथ फेस्टिवल का समय जब आया तो हम्म। नाटक के लिए कलाकारों की खोज चल रही थी। उसी दौरान ये पता चला कि स्वरचित गीतों का भी प्रतियोगिता है। तो सुहास धांडे सर सबसे पहली बार मिले। और सुहास धांडे सर इंचार्ज हुआ करते थे यूथ फेस्टिवल के। और सुहास धांडे सर से मैं गया, मैंने कहा कि मुझे कविता लेखन में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। तो सर ने कहा नाटक करोगे तभी उसका फॉर्म मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो कड़ी नाटक में ऐसे चला गया। फिर उसके बाद राजेश सर मिले। उनके संपर्क में इसलिए रहता था कि वो लिखते भी थे और पढ़ाते भी थे हिंदी। तो मुझे अपना ज्ञान थोड़ा सा बढ़ाना था, तो सर किताबें भी दिया करते थे, तो थोड़ा एक लालच था। और बताते भी थे अलग अलग राइटर्स के बारे में कि ये राइटर है, इनको पढ़ो, उज्जैन में नाटक होता है वहां जाके देख सकते हो, या भोपाल में भी होता है वहां भी जाके देख सकते हो, देखने से बढ़ेगा। तो ये थोड़ा सा था कि सर से सीखना लगातार चलता रहता था। तो वहां से रंगकर्म में आए और फिर यही रंगकर्मी बन के रह गए। अच्छा, सीधी में रंगकर्म का उस तरह से प्रचलन है? मतलब वहां उस तरह की पृष्ठभूमि या उस तरह का परिवेश है थिएटर का? सीधी में ऐसा पहले तो नहीं था, लेकिन यहाँ अशोक तिवारी भैया पहले किया करते थे थिएटर। और उसके पहले और जाए तो डॉक्टर राजचरण शुक्ला जी हैं, जो पहले शिक्षा विभाग में थे और यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते थे, शायर हैं। फिर मुझे पता चला कि मेरे पिताजी के जो नाना जी थे वो रामलीला किया करते थे बहुत पहले, आज से लगभग 100 150 साल पहले। तो रामलीला का थोड़ा बहुत प्रचलन था, नौटंकी का प्रचलन था। लेकिन ये जो मॉडर्न थिएटर है इसका प्रचलन कम था। अशोक तिवारी भैया बंसी कौल दादा के साथ काम किया उन्होंने भोपाल में, और फिर सीधी हम्म। में सक्रिय रूप से कर रहे थे वो। जब मैं इंदौर से काम करके लौटा सीधी में, तो फिर मैंने शुरुआत की यहाँ पर। और मेरे मित्र रोशनी है, रोशनी के साथ मिलके लगातार सक्रिय रंगमंच करने लगा मैं सीधी में। गुड। जी मैंने आपके बायोडाटा में पढ़ा कि आपने 21 नहीं 11 जिलों के 521 लोक कला ग्राम की स्थापना की है। लोक कला ग्राम क्या है, मतलब इसका कंसेप्ट क्या है? एक बार मैं छत्तीसगढ़ गया था। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ विश्वविद्यालय है।
तो खैरागढ़ विश्वविद्यालय में जब मैं गया तो वहां पर जगह जगह बने हुए थे लोक कलाग्राम अर्जुनदा, लोक कलाग्राम, अलग अलग गांव के नाम। तो मेरे दिमाग में आया कि लोक कलाग्राम क्यों कहा जाता है। तो वहां पता चला कि यहाँ हर गांव में कलाकार हैं, इसलिए लोक कलाग्राम कहा जाता है। तो सीधी जब मैं लौटा और मैं उस समय रिसर्च कर ही रहा था, खोज रहा था लोक कलाकारों को, जब सीधी में पहुंचा तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ तो लगातार खोज में हर गांव में कलाकार मिल रहे हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा वहां से उठाया, कॉपी किया, और मैंने कहा कि मैं भी जो जिस भी गांव का नाम लूंगा जहां पर लोक कलाकार रहते हैं, उस गांव को मैं लोक कलाग्राम बकवा, लोक कलाग्राम सिलवार, लोक कलाग्राम गिजवार, ऐसे हर गांव के पहले मैं लोक कलाग्राम लगाऊंगा, क्योंकि वो जो ग्राम है लोक कलाओं से भरा हुआ है। तो ये हमने शुरुआत की और लगातार काम करते करते अलग अलग गांवों के लोग जुड़ते गए। सीधी में ही लगभग 10,000 के आसपास कलाकार जुड़े हुए हैं। अरे वाह। ये ये अनऑफिशियली है। पहले बीच में कई बार आया था कि हर गांव में बोर्ड लगा दें, कई बार आया कि संगठन को मतलब रजिस्टर्ड अलग अलग करें। फिर मैंने सोचा कि ये थोड़ा ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ कागजों पर ही रह जाए और काम ही ना हो, तो इसलिए उसका कोई डाटा जो भी है तो मतलब हमारे पास लिखित में है कौन कौन से गांव कौन कौन कलाकार जुड़े हैं, पर कहीं भी बोर्ड नहीं लगा है, कहीं भी हम लोगों ने उस तरीके से उसको वो नहीं किया कि आगे लेके आए और बताएं अलग अलग गांव में, जिससे कि नाम का थोड़ा सा दिमाग में रहता है ना कि एक बार बार देखने से खुद के अंदर भी आ सकता है, भ्रम पैदा हो सकता है, हमारा है। जी एक और चीज जो मैंने पढ़ी है उसमें ये है कि आपने 15,500 लोकगीतों का संकलन किया है, मतलब आदिवासी लोकगीतों का। मैंने संकलन नहीं किया, हमारे ग्रुप में नरेंद्र हैं, नरेंद्र ने हाँ, वही संकलन मैं किया। कह रही मैं रोशनी और मैंने लगभग 300-350 लोकगीतों का संग्रह किया था। नटखट मित्र एक हमारा ग्रुप का ब्रांच था। नटखट मित्र बच्चों के ग्रुप को कहा जाता था और वो बच्चे ही लोकगीतों का संग्रह करते थे। तो वो संग्रह 300-350 के आसपास था शुरू में। बाद में नरेंद्र ने वो सारे लोकगीतों का संग्रह किया और लिपिबद्ध किया। टाइप मटेरियल है इतना सारा अपने ओहो। संस्था के पास। जी तो मतलब जैसे लोकगीतों में आपका टाइप्ड तो है, लेकिन उसकी जो धुन है उसके लिए कैसे आपने उसको इकट्ठा किया? जहां भी मतलब ये सारा का सारा गांव में जा जाके हुआ ना, मतलब गांव में जाते थे, गांव में लोगों से मिलते थे, बात करते थे लोगों से, तो वहां सुनते थे। तो धुनें तो धीरे धीरे सुनते सुनते सब याद हो गई। आ जाती है, तो बिल्कुल। हुँ। ये जो मतलब अ, आदिवासी लोकगीत है ना? जी जी, आदिवासी हैं लोग। लोग में बहुत सारी चीजें, जैसे ऋतु गीत है, मतलब हाँ। जितने भी हुँ, 12 ऋतु गीत है। और हुँ, संस्कार, 16 संस्कार तो 16 संस्कार गीत हैं। जातियां जितनी भी हैं, हर जातियों का अपना एक अलग गीत होता है। जैसे जनेऊ सिर्फ ब्राह्मण गाते हैं, हुँ, जने हुँ, बरू हुँ, 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 नहीं, वो कुल जनजाति का कुल दहका है, गोंड का सैला हुँ, है। ये अलग अलग हुँ, जातियों का अलग अलग गीत है, वो जातीय गीत हो गया। खेल गीत होता है, हुँ, जो बच्चे खेल खेल में गाते हैं, वो खेल हुँ, गीत है। हुँ, हुँ, लोकगीत तो उनको हम क्लासिफाइड भी कर सकते हैं कि कितने हुँ, तरीके से हैं। जी हुँ, हुँ। ये मतलब आदिवासी लोकगीत जो हैं, जैसे आपने बताया, इस इसकी क्या विशेषता है? मतलब जैसे हमारे यहाँ लोकगीत है वो धार्मिक भी है, मतलब जैसे शिव पार्वती के लिए गाए जाते हैं या राधा कृष्ण के लिए गाए जाते हैं। क्या आदिवासियों में उस तरह से धार्मिक चीजें भी इंक्लूड होती है? क्योंकि उनका धर्म जो है बिल्कुल अलग है, मतलब अब तक तो कम से कम था। अब यदि ये सभ्यता वहां पहुंच गई तो हो सकता है हमारा धर्म भी वहां तक पहुंच गया हो, लेकिन लोकगीत में अभी पहुंचा हो ये जरूरी नहीं है। तो क्या उनके लोकगीतों में वो धार्मिक चीजें हैं? लोकगीतों में कुछ जगह पे हैं, लेकिन अगर आदिवासी लोकगीतों की बात करें तो आज भी वो किसी धर्म के लिए बात नहीं करते। वो उनका हम्म। जो धर्म है वो प्रकृति धर्म है। जो भी बात करेंगे प्रकृति के लिए, जैसे बड़ा देव का पूजन सबसे बड़ा माना हम्म। जाता है यहाँ। हम्म। बड़ा देव हम्म। को बोलते
और जो सबसे बड़ा देव है, और उनका कोई मूर्ति नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो जो प्रकृति है, किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी भी पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे, वो अपने देवता की स्थापना करते हैं, चौरा की स्थापना करते हैं, वहीं पूजा करते हैं। तो जितने भी गीत हैं वो समसामयिक होते हैं, कंटेम्प्रेरी गीत होते हैं। ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो कंटेम्प्रेरी हैं, और उसके साथ साथ नेचर को समेटते हुए उनके सारे गीत बने हुए हैं। धर्म, उनके गीत में वैसे धार्मिक झलक नहीं मिलेगी, नहीं लेकिन अगर मिलेगी। आप जैसे राम का या कृष्ण का वर्णन है, लेकिन उनके गुणगान जैसा नहीं है। उनका नाम का जो उपयोग किया गया है वो सत्य के रूप में किया गया है। जैसे कहीं सोहर में राम या कृष्ण का उपयोग है, तो बताने के लिए कि बच्चा ऐसा खूबसूरत है जैसे राम या कृष्ण, इस तरीके ओ, से। ओके ओके। आपका एक शायद ब्रांच है, या आपने एक मूवमेंट चलाया है, प्रतिरोध का रंगमंच। जी, ये क्या है? ये प्रतिरोध का रंगमंच मतलब कि जैसे किसी भी चीज का विरोध करना है, तो एक तरीका होता है ना कि मुंह से भी बोल के विरोध कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये वैचारिक विरोध है, या कुछ भी विरोध है तो हम एक तरीके से विरोध करेंगे और दिमाग से विरोध करेंगे, और हमारी आवाज भी जाएगी, सामने वाले को तकलीफ भी होगी, लेकिन वो बोल नहीं पाएगा। तो ये प्रतिरोध का रंगमंच के मतलब मेरे जितने भी नाटक हैं, तो सारे के सारे नाटक आदि अनादि काल के कैरेक्टर हैं। उन नाटकों को उठाते हैं, लेकिन उन सारे नाटकों में कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट होता है, मतलब आज जो समसामयिक घटनाएं घट रही हैं सेम है। उदाहरण के लिए कर्णभारम की बात ले लेते हैं। कर्णभारम हमने किया, कालिदास के महाकवि भास जी का नाटक है कर्णभारम। कर्णभारम में जो कर्ण है वो प्रेम का प्रतीक है, मतलब जो भी हो प्रेम की ही पैदाइश है कर्ण। लेकिन आज के सिचुएशन में लगातार अगर कोई प्रेग्नेंट हुआ, एबॉर्शन हो जाता है, प्रेग्नेंट हुआ है, और ये तो उस समय भी अगर यही होता तो कर्ण का तो कोई नहीं जानता ही नहीं होता। कर्ण। तो मुझे लगता है कि वो मैं नीना गुप्ता मैम से प्रभावित होकर ये मैंने नाटक किया। नीना गुप्ता मैम से आज तक मिला नहीं हूँ, लेकिन उनकी जीवनी को जब मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा कि वो तो कुंती से महान महिला है, क्योंकि उन्होंने अपनी बच्ची को आज पाला पोसा बड़ा किया। साथ तो ये रखा, तो कर्ण बिल्कुल। का होता है। ऐसे हमने एकलव्य किया, तो एकलव्य हमने किया, एकलव्य में तो बस यही था कि अंगूठा मांग लिया। लेकिन मैंने उस सब्जेक्ट को राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तो स्कूलों में के लिए दे दिया गया है कि 25% बच्चे पढ़े। लेकिन क्या सही मायने में प्राइवेट स्कूल में वो लोग पढ़ पाते हैं जिनको जरूरत है, जो टैलेंटेड है? नहीं पढ़ पाते, ये मेरा आंखों देखी बात है। तो बिल्कुल। अगर उस समय शिक्षा का अधिकार होता तो मुझे लगता है एकलव्य नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उसके पीछे भी लोग लग जाते हैं कि नहीं नहीं इसको तो नहीं पढ़ाना है। तो उस समय तो नियम ही नहीं था। सबसे बड़ा कष्ट क्या होता है कि मान लीजिए कोई राइटर है, जीवन भर कविताएं लिखी और कहीं छपी ही नहीं, तो सबसे बड़ा कष्ट है। एकलव्य का कष्ट क्या था कि इतना बड़ा योद्धा, लेकिन उसने कभी युद्ध लड़ा ही नहीं। उससे बड़ा कष्ट किसी को क्या होगा? तो ऐसे ही बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन क्वालिफाई ही नहीं कर पाते, या जॉब ही नहीं लग पाती उनकी, ना सिफारिश हो पाती, तो उनका पूरा का पूरा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। फिर मजदूरी करते हैं, ठेला लगाते हैं, या कुछ भी करते हैं। तो एकलव्य जो किया हमने, तो राइट टू एजुकेशन सब्जेक्ट पे। बर्बरीक हमने एक नाटक किया था। बर्बरीक खाटू जी श्याम को कहते हैं, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये कितना बड़ा छल था कि बर्बरीक को बर्बरीक की तरह पूजा जाना चाहिए था, लेकिन बर्बरीक के नाम को भी गायब कर दिया गया उसी समय। बर्बरीक कहते थे कि माँ ने कहा था, माँ ने क्या कहा था? माँ ने कहा था कि हारे के साथ रहना। लिखा भी जाता है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। मतलब वो हारता है, पांडव कुल का होते हुए भी उसने कहा कि मैं कहाँ खड़ा हूंगा? कौरवों की तरफ। क्यों खड़ा हूंगा? क्योंकि जिधर कृष्ण है वो तो मजबूत पक्ष है, तो मैं तो उधर कमजोर की तरफ खड़ा रहूंगा। तो जब उधर हुआ तो मतलब कृष्ण ने छल करके उनका गर्दन काट दिया। अब ये कहां से दिमाग में आया? दिमाग में कोई भी नाटक बहुत सालों में बना पाता हूँ दिमाग में कि करना है कि नहीं करना है। ये कहां से दिमाग में आया? जितने मॉब लंचिंग हो रहे थे पूरे देश में, एक व्यक्ति को 10 लोग मारते हैं और कम से कम 100 लोग देखते हैं। अगर उसको बचाने के लिए 10 लोग भी खड़े हो जाएं तो 10 व्यक्ति उसकी हत्या नहीं कर पाएंगे।
तो अगर ये हारे का सहारा जो कॉन्सेप्ट है हर व्यक्ति के दिमाग में आ जाए, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति मारा नहीं जाएगा। गलती की है उसने तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो न्याय पद्धति बनी हुई है, जो भी नियम कानून है, उसके तहत उसको सजा मिले। भीड़ में, चौराहे में ऐसे ना मार दिया जाए। ऐसे तो जानवर को इंसान नहीं मारता, इंसान को जैसे मार देते हैं। तो बस ये है बिल्कुल। प्रतिरोध का रंगमंच, जो हमारा थिएटर है, हम उसमें ये सारी चीजें उसको रखते हैं, तभी नाटक बना पाते हैं, नहीं तो नाटक ही ना बन पाए। अच्छा, ये जो तुम बता रहे हो, जैसे कर्ण भारत में तो तुमने बताया कि मतलब पुरानी पुरानी मतलब प्राचीन साहित्य है, लेकिन जैसे बर्बरिक के लिए या एकलव्य के लिए ये नाटक खुद लिखते हो? खुद लिखा है, मतलब मैंने नहीं लिखा, नरेंद्र ने लिखा है, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट मेरा है, मतलब कैसे इसको हाँ, मतलब डेवलप करना है, रिसर्च, ये सब हम लोग खुद ही करते हैं। ज्यादातर 99% सारी स्क्रिप्टिंग हम लोग खुद ही करते हैं नाटक करने के लिए। अरे वाह, वेरी गुड। मतलब आपका ग्रुप बड़ा है और काफी अभी लोग उस तरह से सक्रिय हैं। जी, हेलो। अच्छा, जी हाँ, सुन रही हूँ मैं। एक चीज जो है प्रतिरोध के रंगमंच से जुड़ी हुई है कि जैसे रंगमंच तो खैर तुम्हारा शौक है, लेकिन रंगमंच को जी, तुम किस तरह से लेते हो? मतलब सिर्फ शौक के तौर पर लेते हो या मनोरंजन के साधन के तौर पर लेते हो, खुद को एक्सप्रेस करने के तौर पर लेते हो, या फिर जो ये है कि जो कुछ हमारे इर्द गिर्द खराब दिख रहा है हमें, उसका विरोध करने के तौर पर लेते हो, सामाजिक बदलाव के तौर पर लेते हो, किस तरह से लेते हो रंगमंच को? ये सामाजिक बदलाव के लिए ही है, मतलब ये शौक के लिए तो मैंने कभी किया ही नहीं रंगमंच। मतलब मेरे लिए शौकिया रंगमंच, मतलब मेरे ग्रुप में भी रूल है कि अगर कोई रहेगा तो पार्ट टाइम कोई नहीं रहेगा, फुल टाइम अगर रहना है तो रहे, नहीं तो नहीं। तो हमारे ग्रुप में रहते हुए पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई के अलावा दूसरे चीज की अनुमति नहीं होती। अगर कोई भी फुल टाइम के लिए आता है तभी काम कर पाता है। और ये हमारे लिए सब कुछ है, मतलब मैं 365 दिन 24 घंटे एक ही काम करता हूँ, थिएटर। तो अगर शौक के वाह। लिए होता तो फिर दूसरा काम करते हैं, शाम को नाटक करते हैं, हम्म। लेकिन वो नाटक करते तो हो सकता है कि वो जो आज इतना सब कुछ कर पा रहे हैं तो नहीं कर पाते। फिर स्क्रिप्ट लिखने के लिए, रिसर्च करने के लिए सब टाइम भी नहीं मिलता। बिल्कुल। जी, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से बहुत क्रिएटिव तरीके से लोग बदलाव के लिए कोशिश नहीं करते। प्रतिरोध के लिए लोग मोर्चा निकाल लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो तरीका है ये बड़ा मतलब जिसको कहना चाहिए बहुत श्रम मांगता है, बहुत ऊर्जा मांगता है और बहुत सारी क्रिएटिविटी भी मांगता है। बहुत सारी बधाई हो तुमको इसके लिए। एक थैंक यू। चीज आप हमेशा बुलाते हैं हमें अंतर्राष्ट्रीय माहौर नाट्य महोत्सव के लिए, और जी, काफी जी। खूब 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 सारे दिनों के लिए किया है, मतलब 111 दिन से लेकर 21 दिनों तक के लिए किया है। तो ये क्या है और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? नहीं, फेस्टिवल तो करते रहते थे पहले भी, अलग अलग नाम से, बहुत सारे लेखकों के नाम से बहुत सारा फेस्टिवल किए। विंद महोत्सव हम लोगों ने किया, सोनांचल महोत्सव किया, बाण भट्ट महोत्सव किया, खूब किया। फिर एक हमने सोचा कि अलग अलग नाम से करेंगे तो स्थापित नहीं हो पाएगा फेस्टिवल। तो फिर हम्म। महाउर लोगों ने सोचा 2016 में, और महाउर का ये कॉन्सेप्ट था, हर साल महाउर के नाम से करेंगे। महाउर के दो अर्थ होते हैं, एक तो आलता, जिसको पैरों में हम्म। लगाते हैं शुभ हम्म। के लिए, हम्म। और महाउर, हम्म। उर मतलब हृदय, मतलब विशाल हृदय वाला, और लोक से बड़ा विशाल हृदय वाला कोई नहीं है। तो इसलिए इसका बिल्कुल। नाम है महाउर कला महोत्सव, जिसमें लोक की भी प्रस्तुतियां होंगी, नाटक की भी प्रस्तुतियां होंगी, नृत्य की भी प्रस्तुतियां होंगी, सारी चीजें समाहित होती हैं। और इसमें 51 दिन, 111 दिन करने का ये उद्देश्य था कि 11-12 साल से कंटिन्यू कर रहे थे, पर सीधी की तरफ किसी का ध्यान ही आकर्षित नहीं हो रहा था। और हम्म। 2016 में माननीय शिवराज सिंह जी आए थे हमारे कार्यक्रम में, तो उन्होंने कुछ अनुदान दिया था। तो वो हम लोगों ने पूरा का पूरा 51 दिन वाले में खर्च कर दिया, फिर 111 दिन वाला किया, लेकिन उतना ज्यादा सहयोग नहीं मिला, बहुत सारा सहयोग मिला था, फिर भी उसमें हम्म। बहुत सारे कर्ज, उसको भी हम लोगों ने उतारा। तो सिर्फ देश भर का एक ध्यान आकर्षित करने के लिए कि सीधी में भी रंगमंच हो रहा है, और हमको भी ऑडिटोरियम की जरूरत है। मतलब हम चाहते थे कि एक प्रेक्षागृह हो, लेकिन आज तक वो बन हम्म। नहीं पाया, लगातार चर्चाओं में बना रहा कि होगा होगा प्रेक्षागृह का निर्माण, आज तक नहीं हो पाया। तो हम लोग जुगाड़ से ही सारा कुछ करते हैं यहाँ पे, लेकिन उम्मीद है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल 20 साल बाद यहाँ एक प्रेक्षागृह बनेगा,
और इस साल भी 11 दिन का फेस्टिवल कर रहे हैं महावीर का। कब कर रहे हो? ये ये अभी एक वर्कशॉप कर रहे हैं 51 डेज का। ये ओके। निशुल्क निशुल्क वर्कशॉप है। इसमें 6 राज्यों के स्टूडेंट आए हुए हैं और ये सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं। इनका 23 मार्च को समापन होगा इनका वर्कशॉप। 21, 22, 23 इनकी परफॉर्मेंस है। 3 नाटक जो तैयार किए हैं। 21 तारीख से लेके 31 तारीख तक महाउर महोत्सव चलेगा मैम। अरे वाह, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। एक और चीज है, जैसे आप निर्देशन भी करते हैं और अभिनय भी करते हैं, तो दोनों में से क्या चीज आपको पसंद है और क्या चीज मुश्किल लगती है? निर्देशन पहले मुश्किल लगता था, अब तो बहुत सरल लगता है, बहुत ही सरल। लेकिन अभिनय अब कठिन लगने लगा है, क्योंकि जब अभिनय को समझता है आदमी तो कठिन लगने लगता है। तो अभिनय बहुत दिनों से छूटा हुआ भी है। अभिनय को समझता हूँ, बारीकियां समझता हूँ, थ्योरी समझता हूँ, लेकिन अब वो क्षमता खत्म हो गई है कि उतना बेहतर कर पाऊंगा, क्योंकि सामने मैं करवा सकता हूँ, लेकिन अभिनय की जो अभ्यास है, अभ्यास छूट गया है। तो इस कारण से अभिनय से अब डर लगने लगा है, मतलब खुद करने में। 2011 तक हमने किया अभिनय, 2015 में एक नाटक किया, और उसके बाद फिर अभी तक हमने नहीं किया है, 4-5 साल से। बसदेवा गायन और लोरिक चंदा। लोरिक चंदा तो मेरे ख्याल से लव स्टोरी है, लोक कथा है। हेलो। जी जी, लोरिक चंदा लोक कथा है, लव स्टोरी है। हेलो, आवाज नहीं आ और रही ये मैम? बस, हाँ, नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, अब ठीक है। ये बसदेवा गायन क्या है? मतलब जी, गायन की शैली है, कथा है, क्या है ये? बसदेवा गायन की शैली है। बसदेवा जो जाति होती है वो वासुदेव भगवान को मानते हैं, विष्णु जी को, कृष्ण जी को मानते हैं। हम्म। और ये मूल हम्म। श्रवण कुमार के गीत गाते हैं। श्रवण कुमार के गीत ओके। आपको पता ही होगा। जो अपने माता पिता को कंधे में लेके गए थे, तो उन्हीं की पूरी कथा हम्म। गाते हैं। उसके अलावा राम की कथा भी गाते हैं, कृष्ण की कथा भी गाते हैं, बहुत सारी कथाएं गाते हैं। हरबोले आपने सुना होगा, हरबोले बसदेवा हम्म। हम्म। की ही दूसरी कम्युनिटी है, मतलब उनमें वैवाहिक संबंध भी होता है। हरबोले बुंदेलखंड में मिलते हैं, और जो बसदेवा है बघेलखंड में होते हैं। तो गायन परंपरा है उनकी, बेसिकली वो कथा को गाते हैं। वो हम्म। स्पेशलिटी है बसदेवा की। हम्म। और अभी कुछ, जी मैम, हम्म। अभी कुछ सालों से बसदेवा का जो है मतलब पहले ऐसा होता था कि उनको कहते हैं श्राप है, सूर्य उदय के पहले वो भिक्षा मांगते थे, दिन में कहीं बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन कुछ साल पहले, 100 साल या 50 साल, 150 साल पहले, जो भी समय रहा हो, लोगों का ये मानना था कि चोरी करते हैं वो लोग, रात को ही आ जाते हैं, 4 बजे भोर भोर में आ जाते हैं। तो धीरे धीरे उनको भिक्षा देना बंद हुआ, तो भी बाद में उन्होंने वेश धारण किया भगवा का, और सबसे यही बताते थे कि हम लोग गोरखपुर से आए हैं और सन्यासी हैं, और सारंगी बजा के भिक्षा मांगते थे। तो भरथरी भी अपने आप को बसदेवा कहते हैं। तो आप भरथरी अगर देखेंगे तो सारे वहां के नहीं होंगे, बहुत सारे भरथरी बसदेवा या हरबोले भी हो सकते हैं। तो अच्छा। उनका मूलतः भिक्षा मांगना है। जी। ओके। जैसे बहुत सालों से तुम सीधी में सक्रिय हो, रंगमंच के जी क्षेत्र में, जी मैम। क्या लगता है तुम्हें लोगों के सोच में और उस तरह से जीवन शैली में, जीवन दर्शन में कुछ बदलाव आया? मतलब लोग ज्यादा थिएटर से जुड़ने लगे, उनसे सीखने लगे, कि लोग तो अभी भी वैसे ही हैं? पहले की अपेक्षा ज्यादा समझ में आता है, और लोग इंतजार करते हैं। एक ये तो समझ में आया मुझे, क्योंकि पहले जब हम लोग करते थे थिएटर, तो एक समय ऐसा था कि एक बार हम लोग 13 लोग मंच में परफॉर्म कर रहे थे, और दर्शकों में 11 लोग बैठे हुए थे। तो हम्म। वो समय भी था, और आज का समय है जिसमें लगातार लोग अ, आते हैं। मान लीजिए 11-11 दिन का फेस्टिवल है, तो उसमें भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, खूब आते हैं। तो ये बदलाव आया है, लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं,
हल्के से नहीं लेते रंगकर्मी को, कलाकारों को। मतलब उनको उनको पता है कि वैल्यू है, हर तरह से वैल्यू है, पॉलिटिकल वैल्यू है, सोशल वैल्यू है। तो इसलिए थोड़ा सा गंभीरता से लेने लगे हैं अब। अरे वाह! कभी ऐसा आया कि ये लगा कि अरे जैसे अभी तुमने बताया कि 13 लोग रंग मतलब मंच पर थे और 11 लोग देखने वाले थे। कभी ऐसा लगा कि ये बड़ा निराशाजनक है, मतलब हमें क्यों करना चाहिए जब लोगों तक हमारी बात नहीं पहुँच रही तो? कई बार लगा, कई बार, असंग मतलब पता नहीं कितनी बार लगा। तो उससे लेकिन कैसे उभरे? कुछ आता ही नहीं था, यही करना था जीवन में, यही लक्ष्य बना रखा था कि इसके अलावा कुछ नहीं करूंगे। पर सरवाइव भी इसी में करेंगे सब कुछ। लोग कहते थे कि इसमें सरवाइव करना मुश्किल है। मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है। मैं भी ये कहूंगा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप लगे रहिए निरंतर, तो कहीं ना कुछ रास्ता निकलेगा, और कुछ ना कुछ तो होगा। नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं है। अरे तो वाह! लगा, हारते हारते रहे और करते रहे, बड़े बड़े टास्क स्वीकार करते रहे। जैसे 51 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं, रहना खाना सब फ्री है, तो बच्चों का तो इसके लिए चंदा लेते हैं। चंदा के रूप में कभी पैसा नहीं मांगते। ज्यादातर हम लोग बोलते हैं गेहूं दे दो, चावल दे दो, दाल दे दो, आटा दे दो, नमक दे दो, शक्कर दे दो, पोहा दे दो, मूंगफली दे दो। ऐसे सामान ले लिए। जो गार्डन है वैष्णवी गार्डन, उसका 1 लाख रुपए पर डे का चार्ज है बुकिंग का, लेकिन अनूप भैया का है। तो उन्होंने पूरा गार्डन 2 महीने के लिए दे दिया। तो गार्डन में सारे बच्चे गार्डन के रूम में रहते हैं, और क्लासेस चारों तरफ चलती है। होटल है उनका, पूरा होटल दे दिया है, जब जितने कमरे चाहिए लेते रहो। मतलब डिस्काउंट वाला मामला नहीं है, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट में खाना बनता है, सब खा रहे हैं। तो ऐसे अरे करके वाह! सब सहयोग, सब चलता है। तो विश्वास अगर अंदर रहेगा तो हो जाएगा। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ भी चाहेंगे तो हो जाएगा। चांद पे जाने के लिए पहले कैसे सोचा था किसी ने? तो ऐसे ही पहुंच गया चांद में, करते करते करते। तो ऐसे ही लगता है कि कुछ भी करेंगे, एक 365 दिन का भी प्लान करेंगे तो हो जाएगा। डर नहीं लगेगा। मुश्किल आएगी बहुत, कर्ज भी हो सकता है, या बहुत तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है, किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, ये लगता है। अरे बहुत अद्भुत बात कही तुमने, क्योंकि मुझे मैं अगला सवाल मैं यही पूछने वाली थी कि फंडिंग की क्या दिक्कत है, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि रंगमंच के पास पैसा नहीं है, रंगकर्मियों के पास भी पैसा नहीं होता है। तो ये जो इतने बड़े-बड़े आयोजन होते हैं तो उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? ये मैं अगला सवाल यही पूछने वाली थी तुमसे। लेकिन ये नहीं, मतलब इस किस्म के सहयोग से अच्छी बात लगती है कि जहाँ शहर बहुत बुरी तरह से भौतिकवाद की तरफ भाग रहे हैं, वहाँ अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ लोग इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं और इस तरह की चीजें करते रहते हैं। नीरज, तुम्हारा नाटक है अभी 7 बजे से। एक आखिरी नहीं, सवाल है। नाटक हाँ, आज नाटक नहीं किया हमने। मतलब नाटक नहीं, गोविंद सर की 8 बजे क्लास है, नाटक कैंसिल कर दिए थे। कल था नाटक, कल हो गया नाटक। और मुझे यही लगा था मुझे यही लगा था कि नीरज का नाटक है और मैं उसको उलझा रही हूँ। फिर मगर आखिरी सवाल ये है कि युवा जो थिएटर में आना चाहते हैं, उनके लिए तुम्हारा क्या सुझाव है? मतलब क्या राय देना चाहते हो तुम उनको? मैं यही बोलना चाहूंगा कि मतलब उम्मीद लेके ना आए कि कुछ मिल जाएगा। आप करते रहेंगे तो मिल जाएगा। अगर आप पहले ही प्लान कर लेंगे कि ये मिल जाएगा इसलिए करना है, तो फिर सब असंभव है। पहली बात। दूसरी बात कि कोई आता है और उम्मीद करने लगता है 1 साल 2 साल में, वो डायरेक्टर बन जाता है, एक्टर बन जाता है, मतलब उसको लगता है कि हो गया। तो एक हम्म। छोटा सा उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ सारे स्टूडेंट्स को, कि KG 1 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक में 17 साल की पढ़ाई होती है, और PG करने के बाद इंसान को लगता है 10-15 हजार या 20 हजार की नौकरी लगे। तो 17 साल इंतजार किया। अब यहाँ थिएटर में 2 साल में ही लगता है कि कहीं कुछ सेटल हो जाए। तो कम से कम 10-12 साल 15 साल प्रॉपर तरीके से, जैसे 5-6 घंटे स्कूल में देते हैं, कोचिंग में देते हैं, घर में देते हैं, ऐसे 5-6 घंटे 10 साल दे के देखो, मिलेगा 100%। और 1-2 साल में कभी नहीं मिलेगा, कभी मिल ही नहीं सकता। और निराश होंगे, फिर निगेटिविटी फैलाएंगे। अच्छा, ये एक और सवाल है जो अभी-अभी आया मेरे दिमाग में कि अभी जैसे जो लोग तुम्हारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो लोग तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, वो लोग भी जैसे तुमने कहा कि सब हम फुल टाइम ही काम करते हैं। तो फुल टाइम जी। कर काम करते हुए अपना जो जिसको कहते हैं अ, अपना जो जीविकोपार्जन है वो कैसे करते हैं? मतलब थिएटर इतना देता है कि जीवन ठीक से चल जाए? मिलता है मैम। बहुत ज्यादा मतलब ग्लैमरस लाइफ तो नहीं जी सकते।
लेकिन जी सकते हैं, क्योंकि एक सैलरी ग्रांट की स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें 6,000 रुपये आर्टिस्ट पेमेंट मिलता है हर महीने। साल में एक बार आता है वो फंड। तो वो एक तो वो हो गया 6,000। उसके अलावा कहीं वर्कशॉप ले लिया, कहीं भी जाके क्लास ले लिया, कहीं किसी फेस्टिवल को कोऑर्डिनेट कर दिया, कहीं किसी स्कूल में जाके सिखा दिया वर्कशॉप में या यूथ फेस्टिवल में। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट अगर मेहनत करे आदमी तो हो जाता है। मतलब इसी में लगा रहेगा तो हो जाएगा। अगर वो सोचेगा 2 घंटे में होगा तो ये असंभव है। हम्म। और एक चीज, जैसे आयोजन करते हो और लिखते, मतलब लिखते भी हो, रिसर्च भी करते हो, तो ये सारी चीजें एक साथ कैसे कर पाते हो? मतलब क्योंकि आयोजन वाला जो पक्ष है वो तो मैनेजमेंट वाला पक्ष है, तो और ये मैनेजमेंट सब। वैसे अब तो सब धीरे धीरे बट गया है। जैसे लिखने का 100% काम अभी रोशनी कर रहे हैं, रोशनी प्रसाद मिश्रा। और मैनेजमेंट का इस समय पूरा का पूरा मैं काम करता हूँ। हम लोगों में जब काम बढ़ जाता है तो ये हो जाता है कि ये काम रोशनी को करना है, ये मुझे, तो जो दायित्व मुझे मिलता है संस्थान से, तो फिर उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता। मैं उसको कंप्लीट करूंगा, चाहे जैसे भी कंप्लीट करूं। तो ऐसे अगर लिखने का काम रोशनी का है, या न्यूज बनाने का काम है, या स्क्रिप्ट लिखने का काम है, या रिहर्सल का है, कुछ भी, तो अगर सामने वाले का काम है तो वो पूरा का पूरा अपना फुल टाइम उसको कंप्लीट करने में लगाएंगे। और मिल के भी करते हैं, इंडिविजुअल भी सब लोग करते हैं, लेकिन हिस्सेदारी सबकी रहती है। तो जब सबका अपना अपना जिम्मेदारी रहता है तो बहुत बोझा भी नहीं पड़ता, हल्का हल्का सा लगता है, तो हो जाता है कंप्लीट। अच्छा, जैसे तुमने कहा कि वहां तो कोई प्रेक्षागृह नहीं है, तो रिहर्सल के लिए और ये जो मतलब जो आप प्रदर्शन करते हैं, शो करते हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? रिहर्सल के लिए पहले तो हम घर में ही ऑफिस हमने बनाया था। फिर पापा से हमने, एक हमारा घर है सामने, तो हमने मांगा कि ये घर दे दीजिए, एक कमरा। दो दो फैमिली क्वार्टर थे, तो पापा ने पहले ही मना किया। तो हम लोगों ने एक किराए से कमरा लिया ऑफिस बनाने के लिए, आज से 10 साल पहले। तो रात को लेट आते थे तो पापा नाराज होने लगे। फिर उसके बाद पापा ने कहा ठीक है, वो वाला ले लो घर। तो उसमें हम लोगों ने ऑफिस बनाया, सब लोग रहने लगे। फिर उसके बाद हमने कहा छत में 20 बाई 60 का, हमने कहा एक अगर यहाँ हॉल बन जाता तो मजा आ जाता, नहीं रिहर्सल के लिए मांगना पड़ता है। पापा ने एक हॉल बनवा दिया। तो वो हॉल है 20 बाई 60 का, तो सारा सामान वामान सब वही है, खुद की लाइट, खुद का साउंड, चेयर्स, ब्लैक कर्टन, मैट, सब कुछ खुद का ही है। तो वहीं हम लोग रिहर्सल भी करते हैं और छोटे मोटे शो भी करते हैं। जैसे बड़ा शो या फेस्टिवल करना है तो मानस भवन है, एक हॉल है, तो मानस भवन में हम लोग जाके शो करते हैं। और ये मतलब जो आयोजन करते हो, तो सरकारी ग्रांट रेगुलर मिलती है या नहीं? कभी मिले और कभी नहीं मिलती? एक बार फेस्टिवल ग्रांट हमने लिया था, 1 लाख रुपए मिला था फेस्टिवल ग्रांट में। लेकिन हम्म। फेस्टिवल ग्रांट में इतना डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, ये करना वो करना है। अगर 4-5 लाख तक मिलेगा तो मुझे लगता है कि कर पाएंगे। मतलब उनकी हिस्सेदारी मात्र 10-20% की होती है। और मतलब इतना डॉक्यूमेंटेशन होता है कि हालत खराब हो जाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक ग्रांट नहीं लेते हैं, अनुदान के रूप में हमने कहा सामग्री ले लेते हैं। या हम सरकारी संस्थानों में बोलते हैं आप हमको एक ग्रुप भेज दीजिए, नाटक का कोई ग्रुप, तो आप उसका पेमेंट करिए, हम लोकल व्यवस्था कर लेंगे। तो हम ऐसे ही संगीत नाटक एकेडमी हर साल एक दो ग्रुप स्पॉन्सर कर देते हैं। भोपाल में भी कभी कभी कुछ हो जाता है, उज्जैन से कभी कभी कुछ हो जाता है। तो ऐसे ग्रुप स्पॉन्सर करा लेते हैं, पैसा नहीं लेते। पैसा लेने में बड़ा रिस्क भी है, और पैसा आने के बाद ये लगता है कि ये इधर जरूरत है तो इधर खर्च कर दो, उधर खर्च कर दो। हम्म। एक बार होने के बाद फिर आता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा डर भी लगता है। तो जुगाड़ जुगाड़ से सब कर लेते हैं। कभी नाटक लिखने की तरफ ध्यान गया? मतलब कभी ये सोचा कि नाटक लिखे भी जाएं, क्योंकि हिंदी में कहा जाता है कि नाटकों की बड़ी कमी है। शुरू में नाटक हम लोगों ने मतलब मैंने इंडिविजुअल तो नाटक इंदौर में था तो एक एक दो लिखा था। और 2005 में सीधी में एक किया था, वो लिखा था। फिर मैंने और रोशनी ने मिलकर 2 नाटक लिखे। और उसके बाद अभी रोशनी लिख गया। फुल टाइम तो नाटक लिखने में नहीं जा पाता, लेकिन स्टोरी कैसे डेवलप करना है, बिगिनिंग मिडिल एंड कैसे होगा, इसमें क्या, मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सारा तैयार करता हूँ मैं। तो हो जाता है। खुद नाटक लिखने के विचार में हूँ, लेकिन ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला किस विषय पे लिखूं। अभी जैसे बर्बरी के बाद कोई विषय ही नहीं मिल रहा है।
आपको जब विषय कोई परेशान करेगा तभी हो पाएगा। मतलब अगर कोई बोले कि ये नाटक कर दो, इतने पैसे मिल रहे हैं, तो वो मुझसे नहीं हो पाता। मतलब वो क्राफ्टिंग वाला नहीं होता, क्रिएटिविटी वाला हो जाएगा जो दिल से निकलेगा। इसलिए हम्म। समय मिलेगा तो, और इच्छा है लिखने की। कभी कभी कविताएं और गीत लिखता हूँ अब, लेकिन पहले जैसा वो जो था पैशन, वो टाइम नहीं मिलता, व्यस्तताओं के कारण वो सब खत्म हो गया है। नीरज, बात करके बड़ा अच्छा लगा। मतलब बड़ी उम्मीद जागी मुझे कि अभी भी कला के लिए लोगों के अंदर उस तरह के जुनून है, और सब चीजें सहने के बाद भी कलाकार जो है वो सब करने को तैयार है, जो उसका जुनून है उसको पूरा करने के लिए। और अच्छी बात ये है कि उसके बावजूद रास्ते मिलते रहते हैं, सारी जी, तकलीफों के बावजूद। और कला जो है, मतलब कलाकार जो है वो अपनी कला से संतुष्ट रहता है। बात करके बड़ा अच्छा लगा। फिर हम बुलाएंगे थैंक यू। तुम्हें। जी मैम। शुक्रिया। थैंक यू मैम। प्रणाम। ओके। खुश रहिए। दोस्तों, आज का प्रोग्राम यहीं तक। अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।